नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। 50 साल यानी हाफ सेंचुरी। क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगने पर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जिंदगी में 50 का आंकड़ा आते ही कई लोग अपने शरीर के लिए हार मान लेते हैं। अब उम्र हो गई है, अब घुटने जवाब दे रहे हैं, अब कमर साथ नहीं देती, अब योग कैसे होगा? लेकिन क्या सचमुच 50 साल बुढ़ापे की शुरुआत है, या फिर यह अपने स्वास्थ्य को दोबारा पाने का सबसे सही उम्र है? क्योंकि सच तो यह है कि 50 के बाद हमें जिंदगी से नहीं, अपनी आदतों से लड़ना पड़ता है, और शायद इसी लड़ाई का सबसे सरल और प्रभावी साथी है योग। इस इंटरनेशनल योग डे पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर शरीर में जकड़न है, अगर शुगर या बीपी है, अगर घुटनों में दर्द है, कोई ऑपरेशन हो चुका है, या फिर योग शुरू किया जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल आपके मन में मंडरा रहा है, और आपको लगता है कि योग सिर्फ जवान लोगों के लिए है और बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को सम्मानजनक बनाने का ये सबसे बड़ा माध्यम है या नहीं। अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में मंडरा रहे हैं, तो इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित योग गुरु और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित योगाचार्य श्री देसराज जी। देसराज जी, बहुत बहुत स्वागत है भावना जी, आपका। नमस्कार। जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्दी एजिंग की और स्वस्थ बुढ़ापे की बात होती है, तो आखिरकार बुढ़ापा क्या उम्र से जुड़ा है या फिर सोच से जुड़ा है? भावना जी, किसी भी बुक में आज तक बुढ़ापे की कोई आयु मैंने लिखी हुई नहीं देखी। बुढ़ापा किसको कहते हैं? वास्तव में जो आपने 50 वर्ष की बात कही, 50 वर्ष तक व्यक्ति अपने लिए और परिवार के लिए करता है। 50 और 55 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऊपर उठ चुका होता है। यहाँ उसके जीने का वास्तविक आयु प्रारंभ होती है, जिसको हम बुढ़ापे का नाम दे देते हैं। जब व्यक्ति दिनचर्या ठीक नहीं रखता, जब व्यक्ति प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है, जब उसका भोजन ठीक नहीं होता, जब वह निष्क्रिय जीवन जीता है, जब वह प्रतिदिन योगाभ्यास नहीं करता, तो 50 वर्ष के बाद एक शरीर में नेचुरल प्राकृतिक परिवर्तन आता है कि आप डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर शरीर चल पड़ता है। कुछ शरीर की क्षमताएं गिरने लगती हैं। अगर आप वैसा जीवन जिएंगे नकारात्मक, तो वो लक्षण समस्याओं के रूप में सामने उभर करके आने लगते हैं। आप देखेंगे कि आपका शरीर का रक्त भ्रमण, जिसको रक्त परिसंचरण प्रणाली कहते हैं, जी। उसमें अवरोध खड़ा होने लग जाएगा, जिससे कि आपको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। आपका श्वसन जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। फेफड़ों की ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी 50 साल के बाद नेचुरली कम होती है, यह सत्य है, जिससे कि शरीर का पोषण कहीं ना कहीं कम होने लगता है। अंग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। स्नायु तंत्र कमज़ोर होने से याददाश्त शक्ति थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, और बहुत से सिम्टम्स, जैसा कि अभी आपने बताया, हड्डियों के अंदर परिवर्तन आने लगता है। हड्डियां सख्त हो जाती हैं। जोड़ों के बीच में एक श्लेष्मक कफ होता है, जिसको वसा के रूप में या साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, उसकी मात्रा कम होने से आप देखेंगे कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी एड़ी में दर्द। तो ये समस्याएं जब सामने आती है तो लगता है कि बुढ़ापा आ गया। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर जीवन में आप सक्रियता बना करके रखें, प्रतिदिन योगाभ्यास करें, सुपाच्य भोजन का सेवन करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, तो ये वो आयु है जो कि जीवन भर 50 साल तक जो आपने किया, उन अनुभवों को आपने अपने पास संचय खजाना है आपके पास। आप उसका प्रयोग कीजिए समाज के भले के लिए और अपने भले के लिए। तो वरना बुढ़ापा कोई वो नहीं है, वो वरिष्ठ आयु है जीने वाली। वास्तव में असली रस उसी आयु में मिलता है, अगर आप जीवन अच्छा जीना चाहते हैं तो असली रस तभी मिलता है जब आपकी हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती है। अगर आप एक अच्छी जीवन शैली अपना रहे हैं और योग को आपने अपने जीवन में अपनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने 50 साल तक योग किया ही नहीं और आप 50 साल के बाद आप योग शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने ठान लिया है, क्या आप देरी कर चुके होते? योग की शुरू करने की कोई आयु नहीं होती। 5 साल का बच्चा कर सकता है, 20 साल का युवा कर सकता है, और 50 साल का व्यक्ति और 60 और 70 साल का भी कर सकता है। जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। हाँ, एक बात सत्य है, तब तक बॉडी के अंदर थोड़ा
स्टिफनेस का लेवल बढ़ जाता है। पर कोई बात नहीं, आप भोजन को ठीक करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो आपको इसमें पूरी सफलता मिलेगी। और योग के जो प्रभाव शरीर पर, मन पर, या यूँ कहिए स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और कारण शरीर, तीनों ही स्तरों पर आप योगाभ्यास के द्वारा आप उनके प्रभाव लेकर के एक स्वस्थ अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने देखा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो हमारा थीम है वो भी यही है, स्वस्थ वृद्ध अवस्था के लिए योग। जब आप इसको जीवन में अपना लेंगे तो आपकी वृद्ध अवस्था की समस्याओं से आप बचे रहेंगे और जीवन के आखिरी श्वास तक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। आपने वृद्धावस्था की बात करी, क्या बुढ़ापा और वृद्धावस्था में कोई अंतर है? दो शब्द मैं प्रयोग में लाया करता हूँ। मेरी आयु आज 70 प्लस है। अगर मैं 71 साल का अपने आप को मानता हूँ, पर बूढ़ा नहीं मानता मैं अपने आप को। मैं वरिष्ठ हूं तो वरिष्ठता के तो गुण होते हैं कि आपके पास जीवन के अनुभव हैं, आप समाज को कुछ दे सकते हैं, आपके अंदर देने की क्षमता है। आप हर दिन समाज के लिए, परोपकार के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको तो मैं बुढ़ापा नहीं कहूँगा, ये तो वरिष्ठ आयु का आनंद लेने वाला आयु है। बुढ़ापा शब्द जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो ऐसे कीजिए जब व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जब वो अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रहा है, जब उसके सोचने की शक्ति कम होने लग गई है, जब उसको भूल पड़ने लग गई है, जब उसका पाचन ठीक नहीं रहता, निष्कासन कमज़ोर हो गया, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई, उसको शारीरिक और मानसिक रोग अब घेरने लग गए हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, अवसाद और तनाव घेरने लग गया, असुरक्षा का भाव उसके साथ है, वह अकेलापन महसूस करता है, जीवन में निष्क्रियता का स्तर बढ़ रहा है, वो बुढ़ापे के वास्तविक लक्षण है। अदरवाइज आप बूढ़े नहीं, आप अपने आप को वरिष्ठ कहिए, जीवन और अच्छा जिएंगे। अगर बुढ़ापे के ये सभी लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लग गए हैं तो क्या वही सबसे सही समय है जब आप योग की शुरुआत करें? ऐसा नहीं है, हमें यह शुरुआत कर देनी चाहिए टीनेज में ही, स्कूल में जाना। लेकिन भाई 50 साल के बाद नहीं कर सकते, वो गलत है। आप कर दें ताकि बाकी बची हुई आयु स्वस्थ और अच्छी जिए। लेकिन मन में बड़े विचार आते हैं क्योंकि 50 साल के बाद कभी कभी शरीर उतना साथ नहीं देता, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखने लग जाते हैं, तो योग करने की इच्छा सी नहीं होती है। इस इच्छा को कैसे जगाया इच्छा जाए? के लिए वातावरण तैयार करना पड़ता है। आप अकेले में किताब से पढ़कर, टीवी से देख करके करेंगे तो शायद आप सफल नहीं होंगे। वो वातावरण कहाँ से मिलेगा? आप किसी योग गुरु या योग शिक्षक की देख रेख में पहले वो क्रियाएं करें जिससे कि आपके शरीर में लचक आना शुरू हो जाए, आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने लगे, आपके शरीर की क्षमता बढ़ने लगे, आपके शरीर में थोड़ा लचक का स्तर बढ़ने लगे। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकती हैं। उसको कोई ऐसे आसन जिसको हम अग्रिम आसन कहते हैं, एडवांस आसन कहते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि अगर आपने देखा कि हमारी जो रीढ़ है ये ब्रेन का एक एक्सटेंशन कहलाता है। अगर बड़ी उम्र में 50 साल के बाद उसने बगैर किसी से पूछे एक हल्का सा अर्ध चक्रासन कर लिया या उष्ट्रासन कर लिया तो उसको चक्कर आ सकता है। नीम हकीम खतरे जान। लेकिन अगर आप किसी विशेषज्ञ की देख रेख में करेंगे तो वो उनको पहले कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करवाएंगे कि 2, 3, 4 हफ्ते के बाद वो अगर उष्ट्रासन और अर्ध चक्रासन करता है तो उसको कोई भी हानि नहीं होगी। तो इसके लिए एक पैटर्न है उसको शुरू करने का। सर्वप्रथम उसको 10 दिन, 12 दिन कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। वही उसी सूक्ष्म क्रियाओं पर आते हैं। अगर किसी ने सोच लिया है कि आज से मुझे योग शुरू करना जी, है जी। और 50 साल की बात की उम्र के बाद ये सोच आई है, क्या वो पहला स्टेप हो? वो अब देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका, हेल्दी क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा। सर्वप्रथम उसे अपनी उंगलियों की, पैरों और हाथों की उंगलियों की और पैरों में टखने, घुटने, कुल्ले, उसके बाद बाजुओं पर आइए, हाथों की उंगलियां, कलाई, जैसे कलाई है आप इसको 8-10 दफ़ा ऐसे कर लीजिए, 8 दफ़ा
आप इसको ऐसे घुमा लीजिए। आप कोहनी के लिए 8 से 10 दफ़ा इसको ऐसे कर लीजिए। एक हम आपने देखा कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम स्कंद खिंचाव आसन करते हैं, जिसमें कि बाजू ऊपर की तरफ खींचते हैं 3 से 4 दफ़ा। इसी तरह से स्कंद चक्र क्रिया है, आप 5-6 दफ़ा इसको कर लीजिए। इसी तरह गर्दन की क्रियाएं होती हैं, आगे पीछे घुमाना, दाएं बाएं घुमाना या मोड़ना या वृत्ताकार घुमाना। अगर आप 3-4 टाइप की हमारी गर्दन की जो सूक्ष्म क्रियाएं इनका कर लें। कुछ घुटनों की क्रियाएं होती है, जैसे घुटना संचालन क्रिया है या रीढ़ की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जब ये आसन आप कर ये क्रियाएं आप कर लेंगे तो आपके सभी शरीर के जो जोड़ हैं उनके अंदर थोड़ी लचक आ जाएगी। और जब उनमें थोड़ी लचक आ जाएगी फिर आप सरल आसनों की तरफ बढ़िए। ये नहीं है कि आप एकदम से गए या कहीं पड़ा और आपने अग्रिमासन कर लिया, वहाँ से कुछ नुकसान हुआ। योग के प्रति सकारात्मक विचार की बजाय आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाएंगे और आप कहेंगे योग तो नुकसानदायक है, इस उम्र में नहीं करना चाहिए, तो मैसेज गलत चला जाएगा। जी। अब जब ठान लिया और ये क्रियाएं आपने अपने जीवन में शुरू कर दी, अब क्या है कि 50 की उम्र को पार कर गए, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है और किसी को कोई बीमारी से ग्रस्त है, ये उम्र कुछ ऐसी ही होती है और कोई दवाओं पर है, तो क्या दोनों के लिए ये क्रियाएं अलग अलग होती हैं उस समय पर? ऐसा नहीं है, जो सूक्ष्म क्रियाएं वो कॉमन हैं, लेकिन बड़ी उम्र में ये बहुत फायदेमंद हैं। हमें इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, सूक्ष्म क्रियाओं से वार्मिंग ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी थोड़ी गर्म होगी। दूसरा, जोड़ लचकदार होंगे, उससे आसन करने में आसानी होगी। वरिष्ठ व्यक्ति को आफ्टर 50 जो हैं उनको फिर उसके बाद सरल आसन का अभ्यास को कैटेगराइज कर दीजिए आप। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, रीढ़ को ले लीजिए। आप देखते हैं कि बड़ी उम्र में लोगों को रीढ़ के दोष बहुत होते हैं जी। लंबर की प्रॉब्लम हो जाना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाना, थोरेसिक रीजन की प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे उनका उठना, बैठना, चलना कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है। अब रीढ़ के उनको कौन से आसन करने चाहिए? पहले तो रीढ़ की ट्रैक्शन करिए, ऊपर की तरफ खींचना, ढीला छोड़ना, ऊपर की तरफ खींचना। क्या है उसके लिए? ताड़ासन रहा। जी। उसके बाद एक बार रीढ़ को पीछे, एक बार आगे। पीछे जाने के लिए अर्धचक्रासन है, सिंपल एक उदाहरण दूंगा। आगे झुकने के लिए पादहस्तासन है। लेकिन ये हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ निषेध भी होता है, वो विशेषज्ञ से जरूर पूछ ले। माना किसी को लंबर की प्रॉब्लम है, उसे आगे झुकने वाला आसन नहीं करना चाहिए। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद होती है रीढ़ की दाएं बाएं मूवमेंट। दाएं और बाएं के लिए त्रिकोण आसन है जी। उसके बाद होती है डायगोनल मूवमेंट, आड़ी दिशा में घुमाना, उसके लिए त्रियक भुजंग आसन है और आपका कटी चालन आसन है। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपने अगर एक आसन ये प्रतिदिन कर लिया तो रीढ़ की आपकी हर दिशा में मूवमेंट मिल गई जी। जिससे कि वहाँ की गोटियाँ, वहाँ का स्नायु, वहाँ के मसल्स, वहाँ के जो भी सिस्टम्स हैं सब स्वस्थ बनेंगे। रीढ़ में दोष आ ही नहीं सकता। इसी तरह से आप पेट को ले लीजिए। जी। बड़ी उम्र में आकर के कहीं ना कहीं डाइजेशन वीक होने लगता है, या यूँ कहिए कि निष्कासन क्रिया सहज नहीं रहती, कब्ज होना, गैस बनना, बड़ी एज में ये समस्याएं एक आम होती हैं। तो इसके लिए उधर वाला हिस्सा स्वस्थ रहे, पाचन और निष्कासन सुदृढ़ और सहज रहे, तो उसको कौन सी आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए। बड़ी सिंपल छोटी छोटी बातें हैं ये। उसको उत्थान पाद हस्तासन का अभ्यास कर लें, अर्ध हलासन का अभ्यास कर लें पेट के लिए। और अगर तीसरे नंबर पर आप कमर को ले लीजिए। कमर के लिए भुजंगासन, उष्ट्रासन और सर्वासन, 3 आसनों के नाम ले रहा हूं मैं। 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो आप, कोई एक सेलेक्ट कर लो, पर करो तो सही ना, करो तो सही। आपका पेट वाला भाग आ गया, आपका कमर वाला भाग गया। जब आपने ऊर्ध्व अष्टासन, आपका उष्ट्रासन किया या अर्ध उष्ट्रासन किया या अर्ध चक्रासन किया, इसमें क्या होता है कि आपका जो वक्ष स्थल है ये फैलता और सिकुड़ता है। इससे आपके सारे रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, आपके लंग्स, आपकी वायु कूपिकाएं, आपकी आहार नलिका, आपकी ट्रेकिया, ये सब की मसाज हो जाती है। इवन यहाँ तक हृदय की मांसपेशियों की भी बड़ी सुंदर मसाज होती है जी। और बड़ी उम्र के अंदर हृदय रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप थोड़ा सा खींचना, ढीलना करना, मोड़ना, अगर आप ऐसे 4, 5, 6 आसनों का केवल 20 से लेकर के 30 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन बिना थके अगर ये कर लें सुबह के समय, तो इससे आपकी शरीर में गर्मी आएगी जी। आपकी रक्त नलिकाएं फ्लेक्सिबल बनेगी, उनके इनर वाल्स के ऊपर जो आपका गंदी वसा डिपॉजिट हो चुकी है चर्बी बन करके वो पिघलना शुरू होगी, रास्ते खुलेंगे, बीपी नॉर्मल आएगा,
हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, आप बड़ी उम्र में अच्छा जीवन जिएंगे। बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ को साथ ले ही लीजिए। योगाचार्य मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से 50 की उम्र के बाद कई बीमारियाँ लग जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट से जुड़ी बीमारी है, या फिर हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, या शरीर की किसी पार्ट की सर्जरी हुई है, क्या कुछ सावधानियाँ इस समय में बरतनी चाहिए? बिल्कुल बरतनी चाहिए। माना किसी को हाई बीपी है, 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूँ, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको उनको हमें क्या करना है, थकने वाला आसन नहीं देना। नंबर 2, उसको कभी भी अपने श्वास को कहीं पर रोकना नहीं है, कुंभक की स्थिति में नहीं जाना। अगर उसको थकान होने लगती है तो तुरंत शवासन में चले जाएं वो। माना कि पेट में किसी को अल्सर का फोड़ा है, या किसी को हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है, जी। या उसको हर्निया की शिकायत है, अगर उसने पेट पर खिंचाव देने वाला कोई आसन कर लिया तो फोड़ा फट सकता है, हर्निया की शिकायत बढ़ सकती है, तो उसको उन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हर जगह, जैसे घुटने में अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या घुटने में सीवियर पेन है, और वो फिर भी वज्रासन लगा रहा है या पद्म आसन लगा रहा है, तो उसको हानि हो जाएगी। तो ये तो जैसे डॉक्टर अपनी दवाई प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट से पूछने के बाद, हम लोग भी जब हमारे पास कोई वरिष्ठ व्यक्ति आएगा तो उसकी आयु देखेंगे, उसकी क्षमता देखेंगे, उसके शारीरिक दोष देखेंगे, उसके हिसाब से उसकी साधना तैयार की जानी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कभी भी टीवी पे देख करके या बुक में देख करके किसी भी नए व्यक्ति को 50 साल की आयु के बाद की बात कर रहे हैं हम, उन्हीं लोगों को, उनको साधना शुरू नहीं करनी चाहिए। उनको जरूर किसी योग शिक्षक की देखरेख में अपने शरीर की सभी बातें बतला करके, जो उनको समस्याएं हैं, तो अपना चार्ट बनवाना चाहिए, और देख रेख में ही पहले सीख लेना चाहिए। सीखने के बाद तो जैसे मर्जी कर लें, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं है। साथ ही योगाचार्य जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बीमारियाँ से ग्रसित होते हैं जब 50 की उम्र के को पार कर जाते हैं, कई बीमारियाँ लग जाती हैं, दवाएँ खा रहे होते हैं। ऐसे समय में योग को अपनाने से क्या योग उन दवाओं के असर को और प्रभावी बना देता है, और जो बीमारी लगी है उसके प्रभाव को कम कर देता है? देखो योग में इतनी ताकत है? देखो एक चीज़, जो डायबिटिक पेशेंट है, एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ, और वो इंसुलिन पे चला जाता है। आप उनको इंसुलिन देते रहिए, लेकिन उनका चलना फिरना बंद कर दीजिए, वो सैर नहीं करेंगे, बेड पे रहेंगे, उनके शरीर में वो इंसुलिन भी प्रभावकारी नहीं होगा। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा सैर करते हो, वो कहेगा नहीं। अगर सैर नहीं करोगे तो इंसुलिन आपके ऊपर असर नहीं करना कम कर देता है। जी। शरीर बीमार कब होता है भावना जी? जब आपके शरीर में मल देर तक रुकता है, या यूं कह लीजिए, जब भगवान ने हमें पैदा किया तो हमारे भीतर एक इम्यून सिस्टम दे करके भेजा, और जिनको आप दवाई कहते हैं, दवाइयां मेरे शरीर में खुद बनती हैं। नजले जुकाम की दवाई नहीं होती। नजला जुकाम तो एक सिस्टम है बॉडी से वायरस को बाहर फेंकने का। हम उस पर विश्वास नहीं करते और हम दवाइयों की तरफ बढ़ जाते हैं। सच्चाई ये है। योग क्या करता है? योग आपकी खोई हुई प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग क्या करता है? आपके शरीर में जो मल रुक गया उसको बाहर का रास्ता दिखाता है। दो काम बहुत बड़े करता है योग। जब आप पेट को प्रभावित करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपकी आंतों में मल नहीं रुक सकता, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन स्ट्रांग होंगे जी। आपका पाचन स्वस्थ होगा, आपका निष्कासन सहज होगा। और जब ये सब होगा, मल वहां रुकेगा ही नहीं। मल ही तो रुक करके सड़ करके बैक्टीरिया पैदा करके मुझे बीमार कर रहे हैं ना। तो मल तो वहां है ही नहीं। जब मल वहां पर अनावश्यक रुकेगा ही नहीं तो हम बीमार होंगे नहीं। और फिर भी अगर बीमार हो जाते हैं, योग करने वाले की शारीरिक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है। आपने देखा पीछे कोरोना आया 2019 से 2021 के बीच में, तो उस समय जो योग करने वाले होते हैं थे, उनको कोरोना होते हुए भी कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कारण उनके लंग्स की कैपेसिटी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत थी कि वो उस बीमारी का मुकाबला करके आज भी अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। साथ साथ योगाचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, श्वासों का भी इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम श्वासों की बात करते हैं और हम 50 साल के बाद की उम्र की बात करते हैं, हमने योग नहीं किया, चलते चलते सांस फूलने लगता है, हाँफने लगता है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफने लग जाता है। ऐसे में एक जो
24 घंटे हमारे साथ रहता है, वो हमारे श्वास रहते हैं। ऐसे में हम श्वासों की प्रक्रिया को कैसे संतुलित कर एक सकते हैं, आपको प्रभावी कर सकते एक हैं? एक बड़े सुंदर ढंग से इस बात को मैं समझाना चाहूँगा। 25 वर्ष की आयु तक हमारे फेफड़े 100% फंक्शन करते हैं। ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी इतनी हाई होती है। 25 साल के बाद फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी 1% पर ईयर के हिसाब से डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। जब आप 50 साल की एज में जाते हैं, सामान्य व्यक्ति के फेफड़े 75% ही ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं। लेकिन जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता भावना जी, या निष्क्रिय जीवन जीते हैं, तो ये बहुत तेजी से डिक्लाइन करते हैं। जब बड़ी उम्र में आप पहुंचते हैं तो फेफड़ों की जब ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी, आप चलेंगे, दौड़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो सांस तो फूलेगा। अब प्राणायाम योग के अंदर इसमें क्या भूमिका निभाता है? सॉल्यूशन ये है, प्राणायाम में जैसे गहरे लंबे श्वास है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास है, मैं 2 और नाड़ी शोधन प्राणायाम, 3 प्राणायाम आप पकड़ लीजिए। ये आपके श्वासों को गहरा और लंबा बनाएंगे। श्वासों के साथ ही हमारी आयु तय है। और गहरे लंबे श्वास हमारे इन श्वासों को लंबा और गहरा बना करके 1 मिनट में लिए जाने वाले श्वासों की संख्या कम कर देते हैं। एक योगी 16 श्वासों को 12 श्वासों पर अगर ले आए तो 25 से 30% तो आयु वैसी बढ़ जाएगी उसकी। जी। इसके साथ युवाचार्य जी, अब बात करते हैं डाइट की भी, खान-पान की भी। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत। खान-पान बहुत ज़रूरी है। जी। 50 के बाद की जब उम्र की बात कर रहे हैं, तो खान-पान में बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खान-पान आपका 20 से 30 साल की उम्र का था, 30 से 40 का था, वो 50 में बदल जाता है। क्या दिनचर्या रखनी चाहिए? खान-पान को कैसे संतुलित किया जाए? ये भी बड़ा ज़रूरी है। मैं एक वाक्य बोला करता हूँ अपने साधकों को कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चला है और उसका भोजन ठीक नहीं है, जब तक वो भोजन ठीक नहीं करता तो मान करके चले कि वो योग करता ही नहीं। एक योगी का भोजन, योग करने वाले का भोजन सुपाच्य भोजन होना चाहिए। कैसे? सैलेड बेस्ड, स्प्राउटेड फूड, ताजे फल, उबली सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां, मल्टीग्रेन आटे की चपाती, बड़ी उम्र में खिचड़ी और दलिया को स्थान देना चाहिए। घर में बना हुआ भोजन करना चाहिए। आजकल अभी जैसे ही फ्राइडे आने लगता है तो एक वो पता नहीं क्या बोलते हैं, वीकेंड डेज सेलिब्रेट करेंगे जी, बाहर जाते हैं, तला हुआ, बाहर का फ्राइड, तेज मिर्च मसाले, और ये जो जितना भी बाहर का भोजन है वो मैदे पर आधारित है, कार्बोहाइड्रेटेड फूड है, बहुत नुकसान देता है, आंतों में जाके चिपक जाता है, डाइजेशन को खराब कर देता है, गैसेस बनती है। आज जो शुगर की बीमारी आप देख रहे हैं, जब हम आपकी उम्र में थे या इससे छोटे थे, आप सच मानो मैंने तब तक डायबिटीज बीमारी का नाम नहीं सुना था कि बीमारी भी होती है कोई, और आज ये हर घर के अंदर मेहमान बनकर के घुसी हुई है। जी। कोई घर नहीं छोड़ा इसने। और ये केवल इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई है तो फूड का है। आप फूड को ठीक कर लीजिए, 50% योगी तो वैसे बन जाएंगे आप। मात्रा, समय, गुणवत्ता, 3 शब्द बोल रहा हूं। और 5 प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, क्यों खाऊं। जिस दिन इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, भाई क्या खाऊं, तुम्हारी 50 साल की उम्र होगी, तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या हजम होता है। कितना खाऊं, भूख से कम खा, क्यों खाऊं, स्वस्थ रहने के लिए खा, कैसे खाऊं, चबा चबा के खाना, बैठ के खा, प्रसाद समझ के खा, ईश्वर का प्रसाद समझ करके उसको धीरे धीरे चबा, ताकि सालिवा उसमें मिले, पाचन बढ़िया बने। देखिए आप भोजन का कितना जबरदस्त भूमिका होगी। बिल्कुल। आज योगाचार्य जी, आखिरी मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इस बार मना रहे हैं, 12वां साल है, 2015 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। देश दुनिया में योग का प्रचार प्रसार बढ़ा है, हर माध्यम से बढ़ा है। किस तरीके से आप योग को, एक जो हमारी प्राचीन पद्धति है, उसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और सिर्फ देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग जो हैं आज इसको अपनाने के लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं और तमाम कोशिशें जारी है? भावना जी, भारतीय योग संस्थान पिछले 59 सालों से योग करवा रहे हैं, लेकिन जो ये 12 वर्ष मैंने जिए हैं जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आप सच मानिए मैं इसके लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का, कि जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको ला करके
एक दुनिया को जगा दिया कि भारत की ये संपदा, हमारे ऋषियों की ये खोज, हमारे पूर्वजों की ये वसीयत कितनी कीमती है। और ये मैं इसे बिना प्रीमियम दिए लाइफ इंश्योरेंस बोलता हूँ। पैसा टका कुछ नहीं लगता, आप इसको अपना लीजिए। इस समय भारतीय योग संस्थान लगभग 1000 स्थानों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम बड़े स्केल के ऊपर इसको दुनिया मनाती है, जितना जोश होता है। ये वाकई एक प्रेरणा का स्रोत बन गया कि योग के बिना गुजारा नहीं है। अब अगर आपने आधुनिक जीवन शैली में ये जो सोशल मीडिया या बाकी जितनी फास्ट लाइफ हो गई है, उतनी बीमारियां भी फास्ट हो गई हैं। तो अगर आप गाड़ी को फास्ट चलाना जानते हो भैया, तो ब्रेक लगाना भी तो सीखो। अगर आप क्रिया करते हो तो क्रिया में विश्राम करना भी तो सीखो। क्रिया में विश्राम करने की कला, बॉडी को री एनर्जेटिक करने की कला, मन को शांत करने की कला, एकाग्रता जीवन में लाने की कला, अपने भीतर उतरने की कला, जीवन को सार्थक करने की कला, जीते जी मोक्ष की अनुभूति करना, ईश्वर की अनुभूति करना। आप सच मानिए, अगर वो कोई मार्ग है तो मेरा योग 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 है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसी सकारात्मकता के साथ और इसी प्रेरणा के साथ देशराज जी आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और जो प्रेरणा आपने दी है वो दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाली पारी कैसी होगी यह सिर्फ उम्र तय नहीं करती, बल्कि हमारी आदतें तय करती है। अगर हर दिन कुछ मिनट योग के लिए निकाले जाएं, तो बढ़ती उम्र बोझ नहीं, एक नई ऊर्जा बन सकती है। आज ही अपने शरीर से एक वादा कीजिए, मैं उम्र नहीं गिनूंगा या गिनूंगी, मैं अपनी सेहत में निवेश करूंगा, क्योंकि उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को छोड़ देना नहीं। इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक नई शुरुआत जरूर कीजिए। दीजिए अनुमति। नमस्कार।